हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 18 फरवरी और आज जितने भी बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षार्थी थे आज उन सभी का मैथ का एग्ज़ाम था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैथ के एग्ज़ाम में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग फर्स्ट स्टिंग में जितने भी मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का सलूशन देने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो ये दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये बोला गया था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी जो है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी में दिया गया परिमेय संख्या, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल ये बोला गया है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। तो यहाँ पे b की मान की बात करें तो ऑलरेडी -3 दिया गया है, तो माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। a का मान की बात करें तो 1 था, 3 में 1 से भाग लगा दीजिएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 3 होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 3 में बोला गया था कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे। यहाँ पे आप सभी को दिए गए द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। शून्य ज्ञात करके देखेंगे ना तो ए और बी ऑप्शन में आप सभी को नहीं मिलेंगे, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यदि उसका मसा 19 है तो उसका लसा क्या होगा। तो आसान भाषा में क्या कीजिएगा कि 2166 में आप सभी क्या किए होंगे कि 19 से भाग लगा दिए होंगे। तो भाग लगाने के बाद में जो कट गया होगा ये 114 मरते कटा होगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 114। उसके बाद में अगला सवाल है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। तो आसान भाषा में ऐसे कीजिए कि x+1 बराबर 0 होता है तो x बराबर लिखिएगा तो +1 है, बराबर कर जाकर -1 होगा। तो दूसरा जो शून्यक होगा वो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा -1। उसके बाद में अगला सवाल में यहाँ पे समीकरण निकाय दो हमें समीकरण प्राप्त था और यहाँ पे आलेख दो सरल रेखाएं हैं। तो यहाँ पे संपाती होगा, समानांतर होगा, ये क्या होगा ये आप सभी को बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो आलेख होगा वो समानांतर होगा। उसके बाद में यहाँ पे ए में भी संख्या दिया गया था, बी में भी संख्या दिया गया था, इसका आप सभी को लसा ज्ञात करना था, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था। तो लघुत्तम ज्ञात करने पे क्वेश्चन का सही जवाब 1680 आया है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा का मान 5 दिया गया है, बीटा का मान -3 दिया गया है तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -15 होंगे। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया था कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। सारवंतर का फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो a2 का मान यहाँ पे -6 था, a1 का जो मान है वो -10 है, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे +10 हो जाएगा। अब -6 + 10 बराबर क्या होता है। तो ये डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा हो तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट या कक्षा 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या कोई भी सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पे। साथ ही कक्षा 6 से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पे। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 4। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो द्विघात समीकरण दिया गया ये द्विघात समीकरण कभी नहीं हो सकता है, चूँकि रूट में जो है चर लगा हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल में यहाँ पे दे दिया गया समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको मूलों का योग -b/a पे बनाना होगा। तो -b/a खींचिएगा ना तो b का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस +12 हो जाएगा। a का मान 7 है तो आप 7 लिखेंगे। उसके बाद में मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। c का मान यहाँ पे 18 है और a का जो मान है वो 7 है। इसका आप सभी को अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 12/7 और भाग लगा देंगे 18/7 से।
तो उसके बाद में क्या करेंगे कि 7 से 7 कटेगा, 18 से 12 को घटा दीजिएगा। घटाने के बाद में क्वेश्चन 11 का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी 2:3। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 12 को दिखा देते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a होगा। उसके बाद में बोला गया है यदि y बराबर 10 हो तो आलेख किस प्रकार का रेखा होगा। तो क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो आलेख होगा ना वो x अक्ष के समानांतर होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा। आप सभी को हम बताए थे दोनों बिंदु अगर माइनस में हो तो समझ लीजिए कि तृतीय पाद में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा -4, -6। अगला सवाल में बोला गया है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। योगफल ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 में बोला गया था कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, ... का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद ज्ञात करने के लिए आसान सा फार्मूला होता है a + 10 में से कम कीजिए, इसके साथ d लगा दीजिए। तो a का मान प्रथम पद 2 दिया गया था प्लस 9 × d का मान। तो d कैसे निकालते, 7 में से आप 2 घटा लेते, 7 में से 2 घटाते तो आपका 5 प्राप्त होता है, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे 2 और 9 25 45 जाएगा। तो 45 और 2 कितना होता है, तो ये 47 होता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी था 47। उसके बाद में आप सभी से बोला गया था कि 14,9,4 में से इतना का nवां पद ज्ञात करें। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए वही जो फार्मूला होता है a + n-1 × d वाले फार्मूला पे आप सभी को हल करना था। इस फार्मूला के माध्यम से आप हल कर लेते हैं, क्वेश्चन का सही जवाब 19 - 5n आ जाता। उसके बाद में अगला सवाल के माध्यम से आप सभी से पूछा गया है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ... का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पे 10 पदों का योगफल ज्ञात करना था, यानी एसएन वाला जो फार्मूला होता है n/2 इंटू होता है 2a + n-1 × d। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करने पे इसका जो 10वां पदों का योगफल आया है वो 245 आया है। अगला सवाल में बोला गया है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स का मान क्या होंगे। तो दोस्तों द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने का सबसे आसान फार्मूला होता है -b + √d/2a होता है। तो d की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac बटा में 2a लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फार्मूला ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 19 का सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि बिंदु 9,3 और 15,11 की बीच की दूरी क्या होगी। आप सभी को दूरी वाले फार्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दूरी ज्ञात करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी आता है, यानी 10 आता है। कैसे आता है, तो रूट अंडर क्या होता है कि 6 36 करते हैं, 8 × 64 करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो 100 आता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि बिंदु 6, -5 और -2,11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि p, 2, p है तो p का मान क्या होगा। यहाँ पे जो p का मान हो जाएगा ना ऑप्शन बी होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में है कि -6, -7 में कोटि का मान क्या होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दूसरा वाला जो मान होता है वो कोटि का मान होता है, पहला वाला भुज होता है। तो -6, -7 में देख लीजिए दूसरा वाला मान जो है -7 है, अतः कोटि का मान -7 होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आप चाहते हैं कि कोई भी आप देखिए आपका कोई भी सेट हो सकता है, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग अगर पीडीएफ के रूप में आंसर पाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, साथ ही वेबसाइट का भी लिंक दे दिया गया है। उस वेबसाइट के माध्यम से आप जाके सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही इसका पीडीएफ के रूप में सभी सेट का अलग अलग पीडीएफ के रूप में आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। बोला गया है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, x = 0 है। उसके बाद में 24 में बोला गया है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको कोटिपूरक वाले फॉर्मूला पे तोड़ना था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब 0 आता, यानी ऑप्शन बी होता। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना और इतना है तो केंद्र का नियामक क्या होगा। केंद्र का नियामक कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो x = x1 + x2 + x3 बटा में 3 होते हैं।
तो इस फार्मूला के माध्यम से ज्ञात करने पे क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब आया है ऑप्शन बी आया है, यानी 4,0। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 36 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, बाहरी बिंदु ए लेते हैं, तो इस वृत्त पे हम 2 ही स्पर्शरेखा के अलावा कोई अन्य स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2। अगला सवाल बोला है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो फार्मूला है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा। अगला सवाल बोला गया है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको भी आपको कोटिपूरक वाले फार्मूला पे तोड़ना होगा। sin × थीटा बराबर cos थीटा जो फार्मूला होते हैं ना, उसी पे तोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 1 आएगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होते हैं, तो 60 डिग्री का मान होते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि sec में 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि sec में 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में बोला गया था कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ में 31 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 7/5 होगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है ये आपका कक्षा 10वीं मैथ का जो प्रश्नावली 8.4 था ना, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी प्रकार से दिया गया था कि cosec थीटा − cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होता है 1 − cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। अगला सवाल में बोला गया है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के 0 डिग्री कोण वाले संगत चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, ये थीटा डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² थीटा बटा 360 डिग्री होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 में बोला गया है sec 11 डिग्री बटा cosec 79 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको आपको तोड़ देना होगा। कठीपुरा के फॉर्मूला पे sec को तोड़ दीजिएगा। sec × 90 में से 11 घटाइएगा तो ये 89 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, और बटा cosec 79 को सेम टू सेम जोड़िएगा और दोनों को एक मरतबे कटा दीजिएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 35 में दिया गया था कि एक पहिए का व्यास 40 सेमी है, 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 144 चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है ना वो 1/3 πr² h होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3 πr² h। उसके बाद में बेलन का व्यास 28 सेमी है, इसकी ऊंचाई 20 सेमी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2992 सेमी स्क्वायर होगा। उसके बाद में कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो आयतन का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। यदि आप इसको 3 गुना कर देंगे ना तो 3/3 ये 9 गुना बढ़ जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 9 गुना। अगला सवाल है यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 216 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेमी स्क्वायर है, यदि त्रिज्या 14 सेमी है तो इसका त्रिज्या ऊंचाई अर्थात एल का मान आपसे पूछा गया था। तो एल का जो मान हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल में आपसे माध्यिका पूछा गया था। माध्यिका ज्ञात करने के लिए फार्मूला n+1 होता है, n+1/2 होता है। यदि जो समान संख्या हो, जोड़ा लगने वाली संख्या हो, तो वैसे स्थिति में फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं बीच की संख्याओं का योग बटा 2। तो बीच की संख्या यहाँ पे कितना था, 8 और 7 था। तो 8 में हम लोग 7 को जोड़ेंगे, बटा 2 कर देंगे, तो 8 7 15 होता है। 15 में 2 से भाग लगाने पे 7.5 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 7.5। उसके बाद में दी गई आंकड़े का आप सभी को बहुलक बताना था। बहुलक को उससे कहते हैं जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई रहती है। देखिए 9 को देख लीजिए, 9 एक ऐसी संख्या है इस आंकड़े में 4 बार आई है। 9 से ज़्यादा बार आने वाली संख्या नहीं है कोई, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 9।
उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी आभाज्य संख्या है। यहाँ पे आप सभी को आभाज्य संख्या बताना होगा। तो क्वेश्चन में 43 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो 13 होगा। 13 में कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लेने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब उतना ही होगा। अगला सवाल है, यदि किसी ब्रह्मवर्ता सारणी का माध्य 8.9 है, माध्यिका 9 है, तो बहुलक क्या होगा। आप सभी को बहुलक बताना होगा क्वेश्चन 44 के माध्यम से। तो क्वेश्चन का सही जवाब 9.2 होगा। इसका जो बहुलक होगा वो 9.2 होगा। उसके बाद में देखिए 19 और 25 का समानांतर माध्य बताना था। तो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और इसमें 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो माध्य का जो फार्मूला आता है वो होता है सिग्मा x बटा n होता है। तो सिग्मा x का मतलब दोनों संख्याओं का योग, यानी 19 जोड़ 25 कर देंगे बटा 2 कर देंगे। तो 19 से 25 को हम लोग जोड़ ऐड करके और 2 से जब भाग लगाते हैं ना, तो क्वेश्चन का सही जवाब कितना आता है, 22 आता है, यानी 22 दूनी 44 होता है। तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि किसी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस पी इंटू ई इक्वल टू क्या होता है। तो एक होता है, बहुत सिंपल है, प्रायिकता से लिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि 2 सिक्के को उछालने पे 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ में 47 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/2 होती है। उसके बाद में कुछ में 48 में बोला गया है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ में 48 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। उसके बाद में बोला गया है, यदि ए बी का अभाज्य, ए बी जो है एक अभाज्य संख्या है, तो ए बी का लसा क्या होगा। तो ए बी का जब लसा याद कीजिएगा तो दोनों में गुना कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब A, B आएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो यहाँ पे 7/6 ऑप्शन डी में दिया गया था, इस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये दोस्तों, ये पहले पार्ट में हम आप सभी को बता चुके हैं 1 से लेकर 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन। अगर उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें।